नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक भारत पर अरबों का आक्रमण प्रारंभ करते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से होती है। ये एक बड़ी विषम दशा है जिसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पे मध्यकाल का समय अलग अलग निर्धारित किया है, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि मध्यकाल की शुरुआत होती कब से है। देखिए, भारतीय समाज में जब भी सामंतवाद के लक्षण दिखने लगते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अवधारणाएं, कुछ लोगों का मानना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब इस्लाम धर्म का उदय होता है तब से हम मध्यकाल की शुरुआत भारत में मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक तथ्य कम लगता है। हम मानते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत जब से भारत में सामंतवाद के लक्षण दिखने लगते हैं भारतीय समाज में, सोसाइटी में, तब से जो है शुरुआत होती है मध्यकाल की। और अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत की शुरुआत हम तब से मानते हैं जब भारतीय समाज में पुनर्जागरण के लक्षण दिखने लगते हैं। जब भारतीय समाज में पुनर्जागरण के लक्षण दिखने लगते हैं तो हम मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। तो मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम आज। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे अरब के रहने वाले थे। अरब आज का जो वर्तमान में सऊदी अरब है, ये क्षेत्र था, और यहाँ के लोगों ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से पहले मुख्य रूप से आक्रमण किया। अरबों का भारत पर जो पहला आक्रमण होता है वो 636 ईस्वी में होता है, और इस टाइम जो खलीफा थे वो थे उमर। खलीफा उमर के शासनकाल में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में होता है, लेकिन ये एक असफल आक्रमण था। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये पूरा बड़ा ही रेगिस्तानी सा मरुस्थलीय एरिया है। तो यहाँ से आक्रमणकारी चलते तो थे, लेकिन भारत की मुख्य भूमि तक पहुँच नहीं पाते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबों का भारत पर पहला आक्रमण किस खलीफा के शासनकाल में हुआ था। तो पहले ये जो है पहला आक्रमण खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था। देखिए, इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से 4 खलीफा थे। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम इन पे आते हैं। इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से 4 खलीफा थे। पहले खलीफा हुए अबू बकर, और इनका टाइम था 632 से 634 ईस्वी। दूसरे खलीफा हुए उमर, इनका टाइम था 634 से 644। तीसरे खलीफा हुए उस्मान, और इनका समय था 644 से 656 ईस्वी तक। चौथे और अंतिम खलीफा हुए अली, इनका टाइम था 656 से 661। तो ये 4 खलीफा हुए। अरबों का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ 636 ईस्वी में हुआ, और इस टाइम खलीफा कौन थे? उमर थे, लेकिन ये एक असफल आक्रमण रहा। दूसरा आक्रमण अरबों का होता है 647 ईस्वी में। इस टाइम खलीफा उस्मान थे। ये आक्रमण भी भारत में अरबों का असफल आक्रमण रहा। इनके आक्रमणों का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो लूटपाट था। ठीक है, अरबों के भारत पर आक्रमण का प्रारंभिक उद्देश्य लूटपाट करना था। इसके बाद कुछ वर्षों तक इनके आक्रमण भारत में नहीं हुए। अब देखिए, इनके आक्रमण करने के उद्देश्य को लेकर भी 2 मत है। एक इतिहासकार हैं सरदेसाई जी। इनका मानना है कि मुख्य रूप से लूटपाट के उद्देश्य से ही ये लोग भारत आए और भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन दूसरा मत ये कहता है, ये आपका श्रीलंका है, कि श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, और इसने जो है
चूँकि खलीफा जो था वो मुस्लिम जगत का धर्मगुरु सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो खलीफा के लिए इन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तुएं, रत्न, आभूषण और दासियां भेजा। कहाँ? सऊदी अरब। ये जहाज जब इधर से निकला तो ये एरिया पड़ता था सिंध प्रांत, ये एरिया पड़ता था सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के पास में जो है ये स्थान था थट्टा। सिंध प्रांत के पास में एक स्थान था थट्टा, और थट्टा पर के पास जो है समुद्री डाकुओं द्वारा इस जहाज को लूट लिया जाता है। श्रीलंका के राजा के द्वारा जो भेंट स्वरूप जहाज भेजा गया था, इस जहाज को सिंध के थट्टा के निकट समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। इससे खलीफा के जो गवर्नर थे जिनका नाम था अल हज्जाज, ये बहुत क्रोधित हुए और इन्होंने इस टाइम पर, ये आपका जो सिंध प्रांत है, यहाँ के राजा थे जिनका नाम था दाहिर। अभी हम सिंध प्रांत का इतिहास देखते हैं, चर्चा करेंगे, तब तक पहले आप यहाँ देखें। जब ये घटना हुई इस टाइम सिंध प्रांत के राजा कौन थे? दाहिर। तो अल हज्जाज खलीफा के गवर्नर थे। इन्होंने राजा दाहिर को एक चिट्ठी लिखी कि हमारा जो नुकसान हुआ है इसकी क्षतिपूर्ति आप कर दें, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। दाहिर ने जवाब में लिखा कि डाकू मेरी प्रजा नहीं है और इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करूंगा। और इसी के चलते क्रोधित होकर अल हज्जाज ने 2 सेनाएं भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजी। अब आक्रमण का स्वरूप कैसा था इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम सिंध का इतिहास देख लेते हैं। ये आपका सिंध प्रांत है। इसकी स्थिति, ये भारत से लगा हुआ हिस्सा था, लेकिन न पूरी तरह भारत में था न पूरी तरह भारत से अलग था। ठीक है, तो सिंध प्रांत के जो पहले ज्ञात राजा थे उनका नाम था सेरियाज। ध्यान से सुनेंगे, सिंध प्रांत के जो पहले ज्ञात राजा थे इनका नाम था सेरियाज। इनके ऊपर फारस के एक राजा थे, ये एरिया पड़ेगा फारस का। फारस के एक राजा थे जिनका नाम था नेमिरोज। नेमिरोज ने सेरियाज पर आक्रमण किया और सेरियाज की हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद सेरियाज का एक पुत्र था जिसका नाम था सहसी राय द्वितीय। सेरियाज की हत्या के बाद सहसी राय द्वितीय गद्दी पर बैठा और सहसी राय द्वितीय ने चच नामक एक ब्राह्मण को अपना मंत्री अपॉइंट कर दिया, और इस चच ने मौका पाकर सहसी राय द्वितीय की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद चच जो है वो सिंध प्रांत का राजा बन गया। चच जो है ये सिंध प्रांत का राजा बन गया। ठीक है, चच के 2 पुत्र थे, दाहिर और दायर सिया। चच की मृत्यु के बाद इनका ज्येष्ठ पुत्र दाहिर जो है वो सिंध प्रांत का राजा हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात भी की कि जब अरबों का महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पर होता है तो इस टाइम सिंध प्रांत के जो राजा थे वो थे दाहिर। ठीक है, यहाँ तक का इतिहास मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। सिंध प्रांत के पहले ज्ञात राजा सेरियाज, जिन पर फारस के शासक नेमिरोज ने आक्रमण किया और सेरियाज की हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद इनका पुत्र सहसी राय द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या इनके मंत्री चच ने कर दी, और चच ने जो है इनकी हत्या करके खुद को सिंध प्रांत का राजा घोषित कर दिया। चच के 2 पुत्र दाहिर और दायर सियाह, बाद में चच की मृत्यु के बाद दाहिर सिंध प्रांत का राजा हो जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज ने 2 सेनाएं भारत के लिए भेजी। पहली सेना 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में भेजी गई। पहली सेना 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में भेजी गई। ये सेना आती तो है यहाँ से चल के, लेकिन सिंध प्रांत का जो ये क्षेत्र था, यहीं पर इस सेना को दाहिर का एक पुत्र था जय सिंह,
जयसिंह के द्वारा इसको पराजित करके वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद 712 ईस्वी में अल-हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक था। ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला शासक था। इसने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। देखिए, उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि सिंध प्रांत में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था, ऐसा इतिहासकारों ने बताया, और उस मंदिर पर एक लाल रंग का झंडा फहराया करता था। तो ऐसा मानना था कि जब तक ये झंडा फहराता रहेगा तब तक इस साम्राज्य को कभी कोई भी समस्या नहीं आ सकती। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत को जीतने के लिए उस मंदिर के पुजारी को अपनी ओर कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर मिला लिया, और उसने बताया कि अगर आप ये झंडा गिरा दीजिए तो यहाँ की जो नागरिक सेना है, देखिए दाहिर एक प्रांतीय राजा था, इनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। इस टाइम पे क्या था कि जो राज्य के वयस्क नागरिक होते थे वो राजा की तरफ से युद्ध किया करते थे। तो जब ये झंडा गिर गया तो पूरे साम्राज्य में, इनके एरिया में एक जो है अफवाह फैल गई कि भगवान शिव का प्रकोप हो गया है, और नागरिक सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया, और 20 जून 712 ईस्वी को किसके बीच, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध प्रांत के राजा दाहिर के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम था रावर का युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित करके इनकी हत्या कर दी। दाहिर का जो पुत्र था जयसिंह, ये भागकर मुल्तान चला गया, और दाहिर का पुत्र जयसिंह भागकर मुल्तान चला गया, और मोहम्मद बिन कासिम इनका पीछा करते हुए मुल्तान आया, और इसने मुल्तान में जयसिंह की हत्या करके पूरी तरह से इस सिंध प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया, पूरी तरीके से इस सिंध प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के पश्चात इनको मुल्तान से इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिली कि अरबों ने मुल्तान को एक नई संज्ञा दे दी, और वो थी स्वर्ण नगर। ठीक है, अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगर की संज्ञा प्रदान कर दी। अब देखिए सिंध प्रांत की स्थिति क्या है कि सिंध प्रांत पर अधिकार किसका हो गया है? सिंध प्रांत पर अब अधिकार हो गया है मोहम्मद बिन कासिम का, यानी कि खलीफा का। ठीक, आगे ध्यान देंगे। जब अरबों ने सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया तो यहाँ का शासन ये अपने हिसाब से चलाने लगे, और यहाँ पर इन्होंने ऊंट पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। अरबों ने सिंध प्रांत में खजूर की खेती प्रारंभ की। अरबों ने सिंध प्रांत में खजूर की खेती प्रारंभ की। इनका और महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इन्होंने भारतीयों से गणित, विज्ञान, चिकित्सा और नक्षत्र शास्त्र की जानकारी प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत किसकी की? जजिया कर की। पहली बार जजिया जो है अस्तित्व में यहीं से आता है। जजिया कर की शुरुआत की मोहम्मद बिन कासिम ने, कहाँ पर? सिंध प्रांत में। ठीक है, जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। गैर मुसलमान का मतलब अगर आप मुसलमान के अलावा किसी अन्य धर्म के हैं, इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म के हैं, तो इसके लिए आपको संबंधित राजा को कर देना पड़ता था, जिसको बोलते थे जजिया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जजिया की भी चर्चा कर लेते हैं।
जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले 712 ईस्वी में किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ की? सिंध प्रांत में। लेकिन इनके जजिया की एक विशेषता थी कि इस जजिया से ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और विकलांग मुक्त थे। इनको जजिया नहीं देना पड़ता था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में जजिया कर की शुरुआत की, जिसमें ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और विकलांग इनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। 1376 ईस्वी में जब शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का, तो एक शासक हुए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सभी पर, ये जिन लोगों पर छूट दी थी मोहम्मद बिन कासिम ने, फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों समेत सभी पर जजिया लगा दिया। इसका कारण क्या था कि फिरोज शाह तुगलक का जो पिता था वो मुस्लिम था और इनकी माता हिंदू थी, तो इनको लग रहा था कि खलीफाओं की कहीं टेढ़ी नज़र इन पर ना पड़ जाए, इसीलिए इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करना चालू किया। और 1376 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मणों समेत सभी पर, यानी ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और विकलांग सभी पर जजिया कर लगा दिया। पूरा जजिया हम यहीं देख ले रहे हैं। बाद में 1564 ईस्वी में जब मुगल पीरियड आता है, मुगल पीरियड, एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर। अकबर ने 1564 ईस्वी में पहली बार जजिया कर पर रोक लगा दी। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगा दी। ठीक है। इसके बाद फिर 1679 ईस्वी में जब औरंगजेब मुगल बादशाह होते हैं, इन्होंने क्या किया? फिर से जजिया कर लगा दिया। और लास्ट में उत्तर मुगल काल के मुगल बादशाह थे जिनका नाम था मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला, और इन्होंने 1720 ईस्वी में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये पूरा जजिया का इतिहास है। एक बार फिर से देखेंगे। जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जिसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ? सिंध प्रांत में। लेकिन इस जजिया कर से ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और विकलांग मुक्त थे। 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक जब आए, इनको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने ब्राह्मणों समेत सभी पर जजिया कर लागू कर दिया। 1564 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू कर दिया और 1720 ईस्वी में मुहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये भारत में जजिया का इतिहास रहा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। देखिए, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, इसके विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अरबों के भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी जो है वो मिलती है हमको, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है चचनामा का।
ठीक है। चचनामा, वैसे इतिहास की ज़्यादातर किताबों में बताया जाता है कि चचनामा का लेखक अज्ञात है, लेकिन इसके जो लेखक थे वो थे अली अहमद। इन्होंने चचनामा की रचना की। कैफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया, अरबिक भाषा में लिखी गई है चचनामा, अली अहमद। दूसरे लेखक हैं मोहम्मद मासूम। मोहम्मद मासूम, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीखे सिंध। तारीखे सिंध, तारीखे सिंध और चचनामा। चचनामा के लेखक अली अहमद, तारीखे सिंध के लेखक मोहम्मद मासूम। एक अन्य लेखक हैं जिनका नाम है बिलादूरी। इनकी ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है और इससे भी जो है अरबों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इसका नाम था किताब फुतूह अल बल्दान। किताब फुतूह अल बल्दान। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। और इनके बारे में जैसे चचनामा है, चचनामा में पूरा सिंध का इतिहास दिया गया है। सिंध प्रांत का जो पूरा इतिहास है वो चचनामा में उल्लिखित है कि किस तरह से जो है इस पर कई राजवंश आए, किनका किनका आक्रमण हुआ, कैसे यहाँ का शासन चलता था। इन सारी चीज़ों का उल्लेख जो है वो अली अहमद की पुस्तक चचनामा में किया गया है। ठीक है। दूसरी पुस्तक मोहम्मद मासूम की तारीखे सिंध, 7वीं शताब्दी के बाद लिखी गई ये पुस्तक। और किताब फुतूह अल बल्दान ये बिलादूरी की पुस्तक है जिससे ज्ञात होता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो ये आपका जो है मेडिवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक है, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने सिंध प्रांत पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपना एक व्यक्तिगत सिक्का भी चलाया जिसका नाम था दिरहम। अरबों ने सिंध प्रांत में दिरहम नामक सिक्का चलाया। ठीक है। तो ये आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि आपके जो ये लाइक और सब्सक्राइब्स हैं ये हमको एनर्जी देते हैं, हम और इस पर मेहनत कर सकें और अच्छे वीडियोस डाल सकें और आपको पढ़ाई का अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है। इसी टॉपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।